जैसे अगर माड़ी 100 इंडेक्स में है या पॉल है, ओजीडीसी है, जो भी है, ईफर्ट है, कोई भी आप ले लें, तो इंडेक्स अगर टॉप पे होगा तो इसका मतलब है कि मार्केट ने ब्रीदर लेना है। तो फार्मा ने टॉप लगाया है, पहले ऑटो ने लगाया, मतलब बारी जो फंस जाता है फिर उसको 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है, हमने देखा है, वरना बारी तो आ जाती है उस सेक्टर की भी। उस सेक्टर के टॉप जैसे फर्टिलाइजर है, फार्मा है, फर्टिलाइजर, फार्मा, बैंक्स, और एक और मैं समझता हूँ कि फार्मा के अंदर कुछ स्टॉक्स में भी जगह है। मुझे लगता है कि आईबीएल हेल्थ केयर है, सिटी फार्मा है, ये अभी थोड़ा बहुत इसमें 20-25% की जगह बाकी लग रही है। तो अगर ये फर्टिलाइजर सेक्टर जुमे को भी परफॉर्म किया तो अगले हफ्ते में भी प्रॉब्लली हम 1 लाख का वो जो नंबर है, डी नंबर, आज कोई चीज़ 100 रुपए की है और आज से 10 साल बाद वो चीज़ 1000 रुपए की होगी, तो उस वक्त भी लोग ट्रेड कर रहे होंगे ना। तो ये थोड़ी बोलेगा कि यार मैं नहीं कर रहा इसलिए कि वो आज से 10 साल पहले 100 रुपए की थी। तो इसलिए जगह तो बनती है, लेकिन कभी किसी की कछुए की चाल होती है, कभी किसी की बहुत तेज चाल होती है। जो एजीपी था, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि एजीपी को मैं बहुत फॉलो करता था। ब्रोकर्स होते हैं जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री में है, क्या उनके पास पहले से कोई खबर आ जाती है कि टेक्निकली अच्छा मूव हो जाएगा? फंडामेंटली स्ट्रांग है ना, वो तो सिस्टम्स है, सिमेट्री है, एयर लिंक है। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करता हूँ तमाम सुनने वालों को हमारे एक नए फ्रेश एपिसोड में, तेजी मंदी शो। मार्केट का उतार और चढ़ाव। सोहेल फारूक साहब मेरे साथ डिस्कशन में है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सोहेल साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मुफीस साहब सोहेल का। सोहेल साहब, लास्ट टाइम मैं बिल्कुल ठीक ठाक से, थैंक यू थैंक यू। लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हो रहा था 94,000 पे थी मार्केट, और आपने कहा था कि 1 लाख का इंडेक्स टेस्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे मार्केट अब थोड़ा सा ऑब्वियसली बड़ी लंबी रैली है, तो थोड़ा सा सेटल होके 1 लाख तक जाएगी तो सही रहेगा। थोड़ी सी करेक्शन हो थोड़ा सा, फिर 1 लाख टच करे। आज मार्केट का कंडीशन कुछ अलग ही तेवर थे मार्केट के। मतलब कल मार्केट थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग, आज मार्केट एकदम 1700 पॉइंट। तो ऐसा लग रहा है और मार्केट जब मैंने आपसे डिस्कशन किया था तो उससे 3500 पॉइंट बढ़ गई है। तो ये तो लगता है मार्केट बहुत तेजी में है 1 लाख का इंडेक्स टच टच करने में। किस तरह देखते हैं आप? जब ये प्रोग्राम रिलीज होगा, उस वक्त मतलब एक और दिन ट्रेडिंग का होगा अभी। तो बिल्कुल। उस वक्त तो क्या सिचुएशन होती है, क्या 1000-1500 पर, क्योंकि जिस तरह फर्टिलाइजर सेक्टर बढ़ा है, हम्म। अगर वही रिदम, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक मैंने जो कैलकुलेशन, मैं आपको इस तरह बता सकता हूँ, अगर नया टारगेट मेरे हिसाब से एफएफसी का 375 का बनता है, तो 375। तो इसी तरह 4.29 के एवरेज से ऑलमोस्ट 85 to 90 का टारगेट उसका भी बनता है, एफएफबीएल का। और चार्ट्स पे शो भी हो रहा है। अच्छा, चार्ट्स पे एफएफबीएल शो हो रहा था बहुत पहले, 60 रुपए की ब्रेकआउट मैंने कॉल भी दी। और उस वक्त एक टॉप 68 जब एफएफबीएल हुआ तो वहां पर एफएफसी ने कोई तकरीबन 280 से 290 का टॉप मार दिया, तो वहां पर मैंने फिर वो उसको स्क्वायर करा दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये अभी 88 पे इतनी जल्दी जाता हुआ लगता नहीं है। लेकिन आज जो ही डेटा आया है, अच्छा चार्ट्स में बताऊँ मैं, बुलिश थे दोनों। सिर्फ मंथली का टॉप लगाया था तो एक नए चैनल के अंदर आज दाखिल हो गया जिसके अंदर डेटा है, ऑफ्टेक का डेटा है। लोग अक्सर मुझे भेज रहे थे। और आज के जो जो सूरत है आपके सामने है, जिस तरह रश है और जिस तरह अकाउंट्स खुल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, और जो इस वक्त लोग आ रहे हैं, तो मुझे ये फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, लेकिन अल्लाह ताला बस उनके सबके पैसों को सेफ रखे। पैसे जब जाते हैं ना तो फिर वो बहुत बुरा लग रहा होता है। नए नए लोग आए इतने जोश से। हाँ, अलबत्ता हम बात करें एफएफसी की, तो एफएफसी के अंदर अब चार्ट्स तो नजर आ रहे थे कि अभी उनमें जगह है, बस एक ट्रिगर चाहिए था और मजीद। तो ट्रिगर आज यूरिया की वजह से ऑफटेक की न्यूज़ लगी हुई थी। जैसे हमारा पढ़ नहीं सका टाइम शॉर्ट की वजह से, लेकिन ऐसे ही कुछ है कि यूरिया ऑफटेक बहुत अच्छा बम्पर किस्म की सेल वेल हुई है शायद, या हो रही है। उस वजह से आज बहुत ही अच्छा, इतना बुलिश वैसे एफएफबीएल और एफएफसी एक साथ अपर कैप। अपर कैप करेक्ट। और उसके स्पेशल साथ ही 50s। उसके साथ ही एक दफा कैप उसने भी मार दिया, फातिमा ने। ईफट और एंग्रो में भी, इवन दो के ईफट के रिसर्च हाउसेस की कुछ रिपोर्ट्स है, लेकिन हम तो खैर बुलिश थे उसमें, लेकिन रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 इज इनफ उसके लिए। तो वो जरा फिर भी उसने कैप मारा क्योंकि देखा देखी। एफएफसी और एफएफबीएल का एक और वजह भी है ना, कि दोनों का जो है अमलगामेशन होना है, मर्जर होना है, और उसमें मर्जर। उनको वन टाइम टैक्स की भी बचत होगी और फिर उनको गैस भी सस्ती मिलती है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है एफएफसी ग्रुप। तो अगर ये फर्टिलाइजर सेक्टर जुमे को भी परफॉर्म किया तो अगले हफ्ते में भी प्रॉब्लली हम 1 लाख का वो जो नंबर है, डी नंबर, वो एक
साइकोलॉजिकल बैरियर एक बहुत ही बड़ा नंबर है हमारी मार्केट के लिए। और उसके हम्म। बाद फिर मार्केट शायद अपनी करेक्शन ले, तो वो होता है ना, क्या ये आर्टिफिशियली मूव भी हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इसको आर्टिफिशियली मूव करना किया जा रहा है मार्केट को, तो क्या आप इस इसको किस तरह देखते हैं? ये जो लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियली मार्केट मूव हो रही, कुछ टेक्निकल या फंडामेंटल नहीं हो रहे, इकोनॉमी तो हमारी इतनी बेहतर नहीं हो रही, क्योंकि बाहर जो लोग हैं वो तो यही परसीव करते हैं, वो तो नहीं समझते एग्रीमेंट्स या बाकी चीजें। तो ये जो देखिए, आर्टिफिशियली मूव। देखिए आर्टिफिशियल मूव हो नहीं सकता ना। ये आज भी जो डे ट्रेडिंग है उनके उसमें स्टॉप लॉस हिट होते हैं। आज भी लोगों के स्टॉप लॉस डे ट्रेडिंग में हिट होते हैं। इसका मतलब है कि नुकसान लोग करते हैं। और आज भी जो स्टॉक अगर कभी करेक्शन करता है वो साइडवेज हो जाता है तो नहीं चलता। तो ये नॉर्दर्न सॉर्दर्न हमारे सामने मिसाल है, 3 दिन से वो साइडवेज में है। 2 दिन से 3 दिन से साइडवेज में है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि रिफाइनरी ने उतना परफॉर्म किया ही नहीं। हम्म। ऑयल ने अभी परफॉर्म करना शुरू ही किया है, जैसे ऑयल मार्केटिंग, पीएसयू ने बड़ा शानदार परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, ओके। बहुत अच्छी रैली पकड़ ली है, तकरीबन अपने बॉटम से 100 रुपये बढ़ चुका है। इसी तरह अगर हम देखें पेनी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं कुछ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बढ़ गए हैं कि हम कह सकते हैं, हाँ कुछ इक्का दुक्का एक रेयर एग्जांपल्स हैं। जैसे कि सीमेंटो में हम कह सकते हैं कि आउट परफॉर्म कर दिया जो पेनी ने, वो फ्लाइंग सीमेंट था। अदरवाइज उनकी जो जो बाकी जितने भी टॉप टियर स्टॉक्स थे उनकी अर्निंग्स वगैरह जस्टिफाई कर रही थी। इसके अलावा इतना पुश आप नहीं कर सकते कि रोजाना पुश करते रहे। कि 38,000 इंडेक्स था, और आज इंडेक्स हम लाख मतलब कि 62,000, तो 60,000 इंडेक्स बढ़ चुका है। सही है, एक्जैक्टली। और 60,000 इंडेक्स आप 6,000 पुश कर लोगे, या 12,000 कर लोगे, या 25,000 कर लोगे, स्टार्ट आप नहीं कर 10 दिन कर सकते। लोगे, और आप 10 दिन कर लोगे, आप 20 दिन कर लोगे। आप कंटिन्यूसली 1.5 साल तक नहीं कर सकते। और दूसरा ये जो प्राइस है, जो 50 रुपये का साजी 1,200 का हो गया, वो आप पुश नहीं कर सकते। गंदारा ऑटोमोबाइल 28 रुपये का 370 हो गया, आप पुश नहीं कर सकते। ठट्ठा सीमेंट 25 रुपये का 164 रुपये का आज उसने हाई मारा है। ये वो स्टॉक है जहाँ 60 रुपये का मैंने जब कॉल दी थी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो लोग लेते नहीं थे। इसके बाद भी मैंने कहा था लोगों को कि 105 के करीब आए तो लेना चाहिए। जब ऊपर चला गया था 125 के करीब, 116 के करीब, तो देखें बाजार के अंदर क्या होता है, लेवल बाय लेवल काम होता है। आज कोई चीज़ 100 रुपए की है, और आज से 10 साल बाद वो चीज़ 1,000 रुपए की होगी, तो उस वक्त भी लोग ट्रेड कर रहे होंगे ना। तो ये थोड़ी बोलेगा कि यार मैं नहीं कर रहा इसलिए कि वो आज से 10 साल पहले 100 रुपए की थी तो मैं नहीं करूंगा। अच्छा, प्राइस का दूसरा एक और भी चीज़ है आपको, एक, एक प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी थोड़ा सेंस होनी चाहिए। फिर इसके बाद टेक्निकली भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अगर आप किसी मार्केट के बारे में बात करते हैं तो। अगर किसी के बारे में भी कोई आप जजमेंट दे रहे हैं या रिमार्क्स पास कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई वो किन बुनियाद पर बढ़ रही है। जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो वो पैरेलल स्टॉक मार्केट के पैरेलल होते हैं। स्टॉक मार्केट बढ़ती है, और जैसे ही बढ़ना शुरू होती है तो इंटरेस्ट रेट गिरते हैं। जैसे ही शॉक, मंदी, करेक्शन नहीं, गिरना शुरू हो जाती है, डाउन ट्रेंड जाती है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होता है। मार्केट तो पहले से सूंघती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है, इसलिए ही आपको हर चीज प्राइस्ड इन हो जाती है 6 महीने की looking। तो जो जिनको नहीं पता तो उनको नहीं पता, अगर जिनको पता है तो वो कमा रहे हैं और आ भी रहे हैं। डेट्स इट, ये कारोबार की जगह है। अगर कोई कह रहा है आर्टिफिशियल है, उनको कहने दो, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। सुनील साहब, लास्ट एपिसोड में आपने बोला था कि फर्टिलाइजर में जगह बनती है, और फर्टिलाइजर ने आउट परफॉर्म किया। आपने फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी बोला था कि फार्मास्यूटिकल में भी जगह बनती है, और फार्मास्यूटिकल ने भी आउट परफॉर्म किया। सिटी फार्मा ने हमारे कमेंट लास्ट वीडियो के यूट्यूब पे कमेंट भी था कि सिटी फार्मा का भी लोग पूछे थे कि सुनील साहब बताएं कहाँ तक जा सकता है। सिटी फार्मा ने इतना आउट परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगर हम सेक्टर में देखें तो सबने आउट परफॉर्म किया। बल्कि एजीपी की अगर बात की जाए तो एजीपी की एक रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें टारगेट प्राइस 220 का रखा था पर शेयर, लेकिन ऑलरेडी हम उसको 170 पर देख रहे हैं, अपर कैप की तरफ है। तो फार्मास्यूटिकल में और कितनी जगह बनती है, और सिटी फार्मा पे अगर नजर डालें तो इससे क्यों नहीं इतना परफॉर्म किया, हालांकि कंपनी तो शेयर प्राइस के हिसाब से सस्ती भी है। देखो फार्मा सेक्टर ने एक रैली ली है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। अब अगर हम ओवरऑल सिटी फार्मा की बात करें तो उसके जो बॉटम आउट एरिया था वो 27-28 रुपये का, 25 रुपये का था गाली पर। वहां से उसने एक रैली ली, डिविडेंड दिया, 45-46 को टच किया। फिर वो नीचे आया 39 से, फिर उसने 49 को टच किया। तो बाज़ाहिर लगता है कि यार एक स्टॉक है जो मार्केट के साथ पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई पहले चलता है कोई बाद में चलता है। अगर इसी तरह अगर हम देखें कि सिटी फार्मा ने अपने हाइस को टच किया, नहीं किया। 54 ऑल टाइम हाई था, नहीं टच किया। एजीपी ने टच कर लिया, जी कर लिया, क्रॉस कर गया शायद। और 2-3 स्टॉक ऐसे जिन्होंने कर लिया, मतलब एक अपने
हाइस को क्रॉस कर गए और ऊपर चले गए, लेकिन अभी भी फिरोज ने अपने हाइस को टच नहीं किया। मेक्टर ने प्रॉब्लली टच कर लिया। आईवीएल हेल्थ केयर में भी बहुत जगह जगह का, अब जगह जो बनती है ना, ये सारे स्टॉक अप ट्रेंड में आ गए, सही है। एक आध कोई ऐसा एक दो जो टॉप लगे हुए हैं या फिर नए टॉप बना। टॉप का मतलब ये है कि मैं ऑडियंस को बता दूं कि टॉप टेक्निकल चार्ट्स पे एक टर्मिनोलॉजी होती है कि लोग जो है वो अपना एक प्राइस निकालते हैं कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है पिछले प्राइस को अप ट्रेंड में लगा के। तो पिछला अगर 100 रुपये है, तो अगर स्टॉक अप ट्रेंड में हो तो अगला जो टारगेट है वो 150 हो सकता है कि नहीं। तो उसको भी अगर बीट कर जाती है मार्केट, तो नए टारगेट निकलते हैं, और मार्केट हमेशा बीट करती है। तो इसलिए जगह तो बनती है, लेकिन कभी किसी की कछुए की चाल होती है, कभी किसी की बहुत तेज चाल होती है। जो एजीपी था, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि एजीपी को मैं बहुत फॉलो करता था। उसकी वजह ये थी कि सबसे ज्यादा उसका शेयर था नॉन एसेंशियल में, और जो प्राइस को डीरेगुलेट किया गया था उसके अंदर वो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी था। और इसके अलावा भी दो बेनिफिशियरी। तीन कंपनियां हैं अच्छी खासी बेनिफिशियरी हैं। तो सरल पाकिस्तान का कहा गया था कि यार ये आर्थराइटिस की दवाई बना रहा है, ये भी बना रहा है, और जितनी भी जो कंपनी है फिरोज की सब्सिडरी आ रही है वो आ भी गई, और वो भी 150 भी होगी। वो उसने तो 100% रिटर्न भी दे दिया। 100% मतलब रिटर्न हो अगर गया। उसके उसके स्ट्राइक प्राइस से एग्जैक्टली अगर आप एग्जैक्टली देखें तो एग्जैक्टली। उसका 100% रिटर्न हो गया। 100% रिटर्न हो गया। तो ये जो फ्रस्ट्रेट करती है ना आपको, ये भी चीजें करती हैं। आपने देखा ना 100% रिटर्न कर दिया, तो काफी चीजें ऐसी आपने ली और वो 100% रिटर्न ना दे सका, 10% 20% में रुक गया। तो ये है इस बिजनेस का पार्ट, और इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सब आपने कहा एजीपी आपकी लिस्ट में था, लेकिन मैं उस चीज पे नजर डालना चाहूंगा जो शायद आपकी लिस्ट में नहीं था और लेकिन आपकी लिस्ट में आ गया। उस कंपनी का नाम है एच। आपने ट्यूसडे को एचटीएल के टेक्निकल्स कुछ बताए, अगले दिन वो कैप लग गया। क्या इसको मैं ये समझूं कि आपने टेक्निकली उसको स्टडी किया, या ये जो लोग ब्रोकर्स होते हैं जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री में हैं, क्या उनके पास पहले से कोई खबर आ जाती है कि टेक्निकली अच्छा मूव हो जाएगा? क्योंकि ये भी सवाल आता है कि ब्रोकर्स के पास शायद इनसाइडर न्यूज होती है, या आप लोग क्योंकि बिल्डिंग में होते हैं तो शायद न्यूज जल्दी फ्लोट कर जाती है वहां पे। तो ये किस तरह आपने एचटीएल को पकड़ा था टेक्निकली? सिर्फ और सिर्फ ये इत्तेफाक की बात है, कोइंसिडेंस सब कुछ भी नहीं, क्योंकि जो स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो भी तो बताओ ना। जी चेन्नई का स्टॉप लॉस जी। हमारा हिट होके वापस उस रेट में चला गया जहां बाय करी चला थी। जहाँ पे था बिल्कुल वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ, लेकिन ये कि पीएसओ हम 200 रुपये लेके चले हैं। हमारा ईफड का हमने स्टॉप लॉस नहीं एग्जिट कराया मैंने यार, वो नहीं परफॉर्म कर रहा था, 195 परफॉर्म नहीं पे। कर रहा था। आज जाके एक महीने बाद उसने परफॉर्म किया है। फिर मैंने फैसल बैंक से एग्जिट करा दिया था, बराबर बराबर, मैंने कहा यार नहीं परफॉर्म कर रहा। यस। उसके बाद नीचे आ गया। जो फातिमा के मैंने 2-3 रुपये ऊपर एग्जिट कराया, फिर मैंने एक रिफाइनरी कॉल दी। अटैक उसकी मैंने रिफाइनरी की आपने कहा था कि वो तो कवरेज क्योंकि ऑलरेडी कवरेज कर एग्जैक्टली कर चुका है। कवरेज बंद कर दी मैंने उसकी। इसी तरह काफ़ी हमने कवर नहीं की सही तरह, जो बढ़ गई, जैसे कि एफ अभी रिसेंट कवर नहीं की, 68 तक कवर की। FCPL एक टारगेट पूरा हुआ एफसीपी सुफियान का, उसके बाद फिर मैंने कहा यार 90s के ऊपर ये खड़ा रह जाएगा, ये और नए हाइस दिखा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस हो अनफॉर्चुनेटली गया। थोड़ा सा ही ऊपर गया, 4-5 रुपए, और 100 रुपये का टच कराया, उसने शिकल दिखाई इंडेक्स की तरह, पप्पी दिखाई लाख की। लेकिन और उसके बाद से स्टॉप लॉस तक आ स्टॉप गया। लॉस हिट करा दिया, और स्टॉप लॉस के बाद वो नीचे ही खड़ा हुआ ना अभी उससे। उससे लेकिन नीचे स्टॉप खड़ा लॉस हुआ है। अगर HTL के अंदर, फिर आज जब हम बात कर रहे हैं उस दिन, फिर वो अपना 49 का हाई बना के क्लोजिंग भी उसने रीटेस्टिंग के लिए 44 की दी है। तो ये नहीं, आजकल देखो सभी आइटम चल रही है। कोशिश हम करते हैं कि हम बड़ा देखें, बताएं कि वॉल्यूम लग रहा है और इसमें जो ना ब्रेकआउट हो रहा है, तो पीछे से इतनी सारी आइटम बन रही है, बढ़ रही है। तो ठट्ठा बढ़ रहा है, तो PF बायो बढ़ रहा है, तो AGP बढ़ रहा है, तो एस्ट्रोल बढ़ रहा है। आजकल तो जरा मार्केट ही तेज है ना। आजकल की दुकान में सब बिक रहा है, तेजी है, तेजा है ना, डिमांड है, इसलिए अंदर किसी को कोई फनकारी नहीं है। तो ये फायदा हो जाता है कि लोगों को लेवल्स मिल जाते हैं काम करने के लिए, पता होता है अच्छा ये निकलना है, एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। और उसमें सब होता है, प्रॉफिट भी होते हैं, तगड़े प्रॉफिट भी होते हैं, स्टक भी होता है, साइड रेस भी होता है, स्टॉप लॉस भी होता है, सब होता है। मैं सोचा आपने लास्ट एपिसोड में भी बैंकिंग सेक्टर को भी उस पर रोशनी डाली थी और आपने डिस्कस किया था। बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ भी एक लगी हुई थी कि उनका ADR 44% के करीब अचीव हुआ है, क्योंकि उन्होंने टैक्सेस से अपने आप को सेव करेंगे और दिसंबर क्लोजिंग भी है। तो अब बैंकिंग में कितनी जगह आप देखते हैं इस न्यूज़ के बाद, और जिस तरह बैंकिंग अपने आप को नए टैक्सेस जो उन पर ना लागू हो सके उनको अपने आप को सेव कर रहे हैं, तो बैंकिंग में कितनी जगह बनती है और देखो कब यार, बनती है? मैं पर्सनली तो दिसंबर की रैली जो है ना वो बैंकों के लिए हमेशा अच्छी होती है। दिसंबर जनवरी की रैली जो होती है ना, हमेशा बैंकों के लिए अच्छी रही है। मतलब जब भी बैंकों की रैली चली, आपने देखा होगा, तो उसके बाद मार्केट के अंदर एक और नई तेजी आ जाती है। लेकिन इस दफा मार्केट ऑलरेडी इंडेक्स टॉप पे है, और आने वाले वक्तों में जो इनका जो प्रॉफिट होगा, उनका जो पे आउट होगा, उसकी बुनियाद पर
अभी गुंजाइश है, कोई 15 से 20% की गुंजाइश मीज़ान बैंक में है। अभी भी तो आपको लगता है 15 से 20% की गुंजाइश है मीज़ान में? मैं देख सकता हूँ कि अगर मार्केट अगर इसको सपोर्ट करे, जिस तरह इसके टेक्निकल्स बता रहे हैं डेली चार्ट पे भी 275 का टारगेट नज़र आ रहा है। और इसी तरह जो फैसल बैंक है, क्योंकि हम दो को ही कवर करते हैं शरिया में, शरिया का बाकी बैंक। एक बैंक इस्लामी है और एक बैंक मुकरमा है, उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। दो को कवर करते हैं, और फैसल बैंक भी मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा है कि 30 to 40% यहाँ से बढ़ जाए, यहाँ से इसके अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि ज़्यादा है करंट प्राइसेस से। करंट प्राइसेस से। दोनों बैंकों में पोटेंशियल है बेस्ड ऑन इनकी अर्निंग, इनका बिजनेस मॉडल, इस्लामिक बैंकिंग, बहुत सारे मतलब का है। आप सिर्फ एक चीज चेक नो, कन्वेंशनल बैंक हो या इस्लामिक बैंक हो, उसकी जो चीज तंग करेगी एडीआर वाली जो थी, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से क्लेम कर लिया। तो ये अगर कंट्रोवर्शियल मामला हो सकता है, और बहाना भी हो सकता है अगर इसमें करेक्शन आई वक्ती तौर पर, तो इंडेक्स गिरने का बहाना होगा, कुछ ना कुछ बहाना तो बनेगा ना। इंडेक्स जब भी गिरेगा उसका वजह कुछ भी कह लो, कुछ लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब की अगर कंप्लीटली रिहाई हो गई तो मार्केट गिर जाएगी। अब मार्केट बहाना ढूंढ रही है, सस्टेन करेगी, रिट्रेसमेंट होती नहीं होती, अभी तो परफेक्ट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। और कल छोटा सा एक टेस्ट करा आज सुबह उसको, जुमेरात को टीजर। उसने रीटेस्ट, टीजर भी। टीजर कह लें। इंट्राडे में 800 पॉइंट से 500 पॉइंट माइनस का मतलब है, फिर एक ड्रिल किया ट्रेंड लाइन को, और उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना बना के चल रही सीधी, और 1,02,000 1,05,000 टारगेट सीधा सीधा नजर आना था। अच्छा, मैं जिन सेक्टर्स में, जैसे आपने बैंकिंग में बोला कि इतनी 15 to 20%, जैसे अगर मीजान बैंक में भी इतनी जगह है, बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ी जगह है, मैं उन सेक्टर्स पे भी आता हूँ। उससे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने अपसाइड का तो एक टारगेट बताया कि लाख से 1.25 लाख 1,05,000 जो है वो हमारा टारगेट निकल सकता है अपसाइड की तरफ। लेकिन अगर गॉड फॉरबिड कोई ऐसा रीजन होता है कि जिससे मार्केट करेक्शन ले लेती है, चाहे 1 लाख टच करे, तो नीचे हमारी सपोर्ट किस लेवल पर बनती है? देखो 92,500 ना आपका इस वक्त के लिए सेफ साइड है। तब तक 92,000 से मार्केट ऊपर ऊपर है, क्योंकि नीचे एक और ब्रेकआउट था 86,000 का। छोटे छोटे ब्रेकआउट कह सकते हैं आपके हम, 86,000 का एक बड़ा ब्रेकआउट। 86,000 के बाद देखा आपने मार्केट ने बड़ा शार्प एक एक रैली ली है। फिर उसके बाद एक चैनल टॉप था 92,000 का। और इवेंचुअली हम जो लोगों को है ये सब, अगर ये प्रोग्राम चलता रहा तो हम स्क्रीन पे भी सब दिखाएंगे और चीज़ें बताएंगे भी। और बहुत से वेब आइडियाज़ हैं कि ट्रेडिंग द जोन किस तरह होती है, और किस तरह आदमी जो है ना वो ट्रेड ले सकते हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इक्विपमेंट की भरमार करते हैं, वक्त के साथ साथ बताते हैं। इस वक्त तो हम लोग चौक हुए हुए हैं, मतलब इस तरह सूरत हाल है कि कब जुम्मा आ रहा है और कब वापस जुम्मा आ रहा है, पता ये नहीं चल सब रहा। मेरी अपनी डिस्टर्ब है सब कुछ, ओवरलोडेड है हम लोग। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं, और काफ़ी चीज़ें एज ह्यूमन नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि मैं नीचे अगर मार्केट ड्रिल करती भी है, अगर किसी अप साइड को देखती है, तो अगर 1 लाख से ऊपर चली जाती है तो उस नंबर को सस्टेन करना बहुत जरूरी है, और काफ़ी देर तक। और मेरी तो दुआ है कि अगर इसी तरह चले जिस तरह चल रही है, और लाख से ऊपर भी साइड में चली जाए, तो लोग पॉजिटिव रहेंगे, उम्मीद जागी रहेगी कि यार चलो। और लेकिन अगर 90s के अंदर ही अगर मामला खराब हो गया, तो फिर थोड़ा जो है ना कॉन्फिडेंस शटर हो सकता है, क्योंकि अनप्रिशिएट हो जैसे सकता जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे एक दिन पहले सिर्फ एक तो छोटा सा टीजर आया, और पब्लिक को सांप सूंघ गया था। और जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसी दिन भी सुबह 1 घंटा 400 500 पॉइंट शायद माइनस हो गई, है। तो हो पब्लिक सकता घबरा गई थी। तो ये अगर चलता रहे मामला और सेक्टर वाइज स्विचिंग होती रहे, और 1 लाख से ऊपर अगर सस्टेन हो जाए और वहीं पर साइडवेज चली जाए, तो ऑल विल बी वेल। है। अच्छा, मार्केट 1700 पॉइंट ऊपर चली जाती है ना, तो लोग सेलिब्रेट करते हैं कि अगर 300 पॉइंट की भी करेक्शन आ जाए ना, तो एकदम घबरा जाते हैं। जितनी मार्केट ने रैली पकड़ी है उसमें तो 300 पॉइंट, आई थिंक वो अ ड्रॉप इन द ओशन वाली बात है कि कुछ है ही नहीं। बट स्टिल वो वाली बात है कि नेगेटिव वो गिरती, बढ़ते हुए शायद कंपनियां उतनी नहीं बढ़ी होती लोगों की जिन्होंने होल्ड किया होता है, क्योंकि उनके सही सामने वाली बात है। कंपनीज बढ़ रही होती हैं, लेकिन गिरने में सबकी गिर जाती है। अच्छा, जैसे सोहेल भाई ने बताया, मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि इस शो में इंशाल्लाह आपको स्क्रीन शेयरिंग होगी। जब हम कंपनीज को और डिस्कस करेंगे तो आप सोहेल भाई अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, सवाल जवाब होंगे, टारगेट प्राइसेस आ रही होंगी, कंपनीज को डिस्कस, न्यूज को हम बिल्कुल टच करेंगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें अभी हमारे फ्यूचर वर्क में है जो आपको इसी शो में देखने को मिलेंगी। साथ साथ अगर आपने और चीजें हमारे साथ कनेक्ट करना है या सीखना है, तो लाहौर में स्टॉकिफाई जो है वो 14 दिसंबर को जो है वो आ रही है, और हम लोग एक समिट कर रहे हैं, वेल्थ समिट है स्टॉकिफाई का। तो अगर आप लोगों ने कांटेक्ट करना है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 0334 297 6747। एक बड़ा ग्रैंड इवेंट है, पूरी स्टॉकिफाई की टीम होगी, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो व्हाट्सएप कीजिएगा, डिटेल्स दीजिएगा।
कोशिश करें आपको वहां से भी सीखने को मिले, यहाँ से भी सीखने को मिले, नॉलेज तो जितनी हो जहां से भी सीखने को मिले ले लेनी चाहिए। अच्छा सुहेल भाई, कौन कौन सी वो कंपनीज हैं, सॉरी सेक्टर्स हैं, आपने पिछली बार फार्मा और फर्टिलाइजर पे डाली और दोनों की परफॉर्मेंस आउट परफॉर्म किया उन्होंने और इंडेक्स को भी कैरी किया, मतलब वो अपने कंधों पे उन्होंने लेके चली है मार्केट को। इसीलिए अब मैं आप, और आपने जैसे बैंकिंग का बताया, बैंकिंग पे भी आपने नजर डाल दी थी। रिफाइनरी अभी उतना परफॉर्म नहीं किया, और रिफाइनरी में आई थिंक उतनी जगह बनती है, लेकिन उसके अलावा अगर रिफाइनरी के अलावा आपको टच कर, जैसे आपने कहा कि अभी ऑयल सेक्टर नहीं चला उस तरह, एक तो मुझे बताएं कि कौन कौन से सेक्टर्स में जगह है जैसे आपने पिछली बार बताया था, और साथ साथ मुझे पावर सेक्टर का बताएंगे, पावर सेक्टर को आप किस तरह देखते हैं नियर फ्यूचर। पावर सेक्टर को मैं बिल्कुल कवर ही नहीं करा। मैं कवर ही नहीं अभी इस वक्त अगर मैं देखूं तो मुझे पोटेंशियल जो नज़र आ रहा है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल आज भी जब हम बात कर रहे हैं, जब भी बड़ा शानदार परफॉर्म कर रहा है और 250 के बैरियर से अब ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया उसने। 250 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, फिर उसके बाद 250 के ऊपर और 260 इस रेंज में घूम रहा था, और लेवल बाय लेवल बड़ा खूबसूरती से चल रहा है कि मन बहुत ज़बरदस्त उसका एक पैटर्न बना हुआ है पीएसओ का। फ्रॉम 160 टिल 200 और 200 के एक एक रुपए को ना ऐसा लग रहा है कि एक रुपए को बड़े प्यार से अप करता है फिर नीचे, मतलब बहुत शानदार तरीके से लेवल बाय लेवल उसमें भी अभी पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है। और मैं इसको तकरीबन एक लॉन्ग रन के लिए 350 तक तो देख रहा हूँ अब इजीली। पहले वापस बताइएगा कितने तक के लिए। 350 के लिए देख रहा हूँ थ्री मैं, फिफ्टी के लिए। लेकिन पहले ये शायद जब मैंने 200 में कॉल दी थी ग्रुप में, उस वक्त लोगों को शायद लग रहा था कि यार नहीं, ऐसा ये टारगेट अचीवेबल नहीं है। लेकिन अब जो लोग करेंगे हाँ नहीं सुहेल भाई अब ये अचीवेबल है। लेकिन एक और बात मैं साथ कहना चाहूंगा कि देखिए जो लोग भी सुन रहे हैं ना, देख रहे समझे एक बात, मैंने 160 पे भी पीएसओ दिलवाया और वो चैनल पे भी मौजूद है चार्ट, और पब्लिक पब्लिकली मौजूद है, वीडियोज में भी मौजूद होगा कहीं ना कहीं। फिर मैंने अपने ग्रुप में जो स्विंग कॉल थी वो 200 पे दी। लेकिन आज अगर जो बंदा कोई आएगा और उसे पीएसओ लेना पड़ेगा तो क्या वो काम नहीं करेगा? अगर आज उसको आज अट्रैक्टिव लगता है पीएसओ, आज जो ले रहा है, आज जो जिसने पीएसओ बाइंग की है, जिसने भी इंस्टीट्यूशन ने की हो या पब्लिक ने की हो, अगर उसको अच्छा लग रहा है तो वो 60 में ले रहा है। तो चीज़ें महंगी नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट सेंटिमेंट और ट्रेंड। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो 400 में भी अच्छी लग रही है। जैसे क्रिप्टो की प्राइस आजकल $94,000 हो गई है। ये 64 को 2 दफा इसने टॉप बनाकर 15,000 भी दिखाया है। तो है। 15,000 पे भी हो सकती है, तो कोई लेने वाला नहीं है। और 94,000 में भी लोग लेने वाले हैं। इसका मतलब है कि प्राइस डजेंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट डिमांड। अगर डिमांड है तो 500 में भी बिकेगा। अब एग्जाम्पल ले लें ना, आप अभी की मिसाल ले लें अटक रिफाइनरी की, या ठट्ठा सीमेंट की ले लें एग्जाम्पल कि 150 का जो हो गया और 60 रुपये में कोई ले नहीं रहा था। अटक रिफाइनरी 450 में काम हो रहा है, 500 में काम हो रहा है, और 300 में कोई बेचना आ गया था बहुत सारे। सही है कि नहीं? तो इसी तरह बिल्कुल। अब अगर आप इसी तरह आप देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी, सिर्फ कुछ दिनों पहले फार्मास्यूटिकल जिस रेट पे था, एक महीने के बाद सिर्फ एक महीने का पूरा उठा लें तो आज कहाँ पर है। तो इसलिए कोई भी प्राइस महंगा नहीं होता, इट्स अबाउट लेवल्स, योर रिस्क मैनेजमेंट और डिमांड। मार्केट में सेंटिमेंट है, अगर मार्केट ड्राइव कर रही है वो 500 भी हो गया है। मार्केट में कुछ नहीं है और आप अगर 200 में भी लेंगे तो वहां से भी हार जाएंगे। तो ये साइकिल को जरा याद रखना है। दूसरा मुझे लगता है कि सुई नॉर्दर्न है, उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है क्योंकि उसके दो रिजल्ट जो बाकी हैं, जून क्वार्टर का और सितंबर क्वार्टर का, उसके अंदर बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा क्योंकि फाइनेंशियल चार्जेस अब जाके उसके जो इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव वो आएगा। और जितनी भी गैस प्राइसेस वगैरह बढ़ी हैं, जितने भी इंसेंटिव्स मिले हैं, उसके अब बेनिफिशियरी वो अब होगा। और पिछले जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर भी बेनिफिशियरी नज़र आ रहा है, लेकिन जो थोड़ा सा फाइनेंशियल चार्जेस ज़्यादा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि HTL हाई टेक लुब्रिकेंट, अगर ये रीटेस्टिंग है जो उसने की है 44 की फोर्टी ब्रेकआउट के फोर। बाद, 43 के ब्रेकआउट के बाद 44 रीटेस्ट किया 49 के बाद, तो मुझे लगता है इसके अंदर भी एक सडन स्टॉप लॉस लगा के 3950 का स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छी रैली बन सकती है 54 फिर 62 इस तरह करके, क्योंकि बहुत कम फ्री फ्लोट है और वॉल्यूम दोनों दिनों में बहुत अच्छे लगे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो शेल है, अ, उसके अंदर भी एक चांस लिया जा सकता है क्योंकि वो बहुत पीछे रह गया है। जिस तरह हेस्कॉल चल पड़ा है, इवन तो कि वो नॉन चढ़िया है और डिफॉल्टर में है, जिस तरह PSO चल पड़ा है, तो शेल मुझे लगता है कि प्राइस एडजस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी पीछे रह गया है। तो ये कुछ है ऑयल मार्केटिंग में, मुझे लगता है कि इनके अंदर ध्यान देना जगह चाहिए। मैं बनती है। फिर भी एक दफ़ा मुझे ऑयल मार्केटिंग को
दोबारा मैं एक रिव्यू कर लूँ कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पीएसओ यस, एचटीएल, नॉर्दर्न शेल। अच्छा, जो ब्लू चिप है इसके अंदर वो अटक पेट्रोलियम, और उसकी ठीक है। मूवमेंट स्लो हो सकती है, लेकिन जिस तरह अटक ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, चाहे अटक सीमेंट हो, चाहे अटक रिफाइनरी हो, इवन अब नेशनल रिफाइनरी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, तो अटक पेट्रोलियम को भी इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जा सकता है। ये वो आइटम है अटक पेट्रोलियम जो इन्वेस्टर्स को बड़ा बड़े बड़े उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो डिविडेंड पे आउट भी है। अच्छा सुहेल भाई, लास्ट टाइम जब हमारी डिस्कशन हुई थी तो इन्वेस्टमेंट और स्विंग के मैंने आपसे जब पूछा था तो आपने कहा था मार्केट अभी इन्वेस्टमेंट के लिए उतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि क्योंकि स्विंग के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो अभी जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि इन्वेस्टमेंट कितने टर्म की आप बता रहे हैं, और उसमें क्या इन्वेस्टर के लिए भी स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है या उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी? देखो, अभी जो नया बंदा बहुत आ रहा है ना, तो वो इस वक्त पैसा लगाएगा, तो हम एक तरह से समझ लें कि मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आप मेंटली तैयार रहें कि देखो, इस वक्त मार्केट इन्वेस्टमेंट की सिर्फ नहीं रहेगी। इस वक्त आपका स्टॉक आपने खरीदा और आपने बोला मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब जो है ना, वो आप शायद आजकल की जनरेशन जेन जी, या जो खास तौर पे जो लोग जिनका जो बिहेवियर है, ये जो सेंटिमेंट है, वो उस तरह का नहीं है कि वो 2 दिन के बाद अगर उसका स्टॉक खड़ा रह गया या 2 रुपये गिर गया तो बर्दाश्त कर सके। इसलिए उनको बताना जरूरी है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट, डोंट लुक बैक। आपने स्टॉक डाले, लिए छोड़ दिए, डाले लिए छोड़ दिए, पीसो लिया, अटक पेट्रोलियम लिया, एग्रो फर्टिलाइजर लिया, एग्रो जो भी, जो आपकी अच्छी बास्केट बनती है 15-20 स्टॉक की, लेकिन वो प्राइस गिरेगा तो दूसरे दिन आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट तो आई भी नहीं है ना वो फिर। आई इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ा लफ्ज है, उसका मतलब है 5 साल 10 साल, और कंपाउंडिंग पूरी किताब है अलग। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो ये पर्पस तो सही है आपका कि यार आपको पैसा पार्क करना है, तो अब आपने बहुत ही कोई गोल्डन किस्म के ब्लू चिप जो होते हैं ना जबरदस्त, वो निकालना है। लेकिन जो एटीट्यूड है ना हमारा, वो इन्वेस्टमेंट वाला है नहीं, वो स्विंग वाला ट्रेडिंग वाला इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरे पास सौ जबरदस्ती लोग, इन्वेस्टर बन जाते हैं। हाँ 100 लोग आते हैं मेरे पास, 99 लोगों को तो ट्रेडिंग करनी है। तो जो एक बचता है, वो एक पहले दिन इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरे दिन वो भी ट्रेडर बना हुआ होता है। और आई थिंक और मार्केट मार्केट का सेंटिमेंट है ना, अगर बीएफ बायोसाइंस जैसी कंपनी इतने शॉर्ट टर्म में 100% रिटर्न दे रही है तो कहेंगे स्विंग करके रिटर्न ले लेते हैं, इतना लंबा कौन इंतजार करे। नहीं, अगर आपकी नीयत अच्छी थी और आपने बीएफ बायो या कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए उठाया था और आपको अगर रिटर्न दे गया, हम्म, फेयर इनफ, वो आप बेच दें। लेकिन बिल्कुल। अगर पहले से आपका जहन बना हुआ है कि आप स्विंग करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे, आपको सबका पता है कि भाई 3 किस्म की चीजें होती हैं। एक डे ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग है, ट्रेडिंग है। एक होती है आपकी स्विंग ट्रेडिंग जो 6 महीने भी चल सकती है, उसके टारगेट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टेक रिफाइनरी, पीएसओ, कोई नॉर्थ, जिस तरह हम चला रहे थे। एक होती है इन्वेस्टमेंट, क्या आपने देखना ही नहीं, वो पूरा एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, वो आपको कंपाउंडिंग की सूरत हाल में वो बढ़ता रहता है। लेकिन हमारा जो मैंने कहा ना, जिस तरह का बिहेवियर है, वो ज्यादातर लोग ट्रेडिंग, शार्प, जल्दी पैसा चाहिए। तो जल्दी पैसे में उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर तो फिर प्रोज एंड कॉन्स भी है ना। आपने स्टॉक लिया, वो ना बढ़ा, मार्केट बढ़ रही है 1700 पॉइंट, आपका स्टॉक गिर गया 5%, आपका स्टॉक लॉस हिट हो गया, आपने बोला मैं तो रह गया। तो बाजार है ये बाजार लाखों लोगों के लिए, इसमें कोई नुकसान कर रहा है, कोई नफा कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई ले रहा है। तो इन्वेस्टमेंट को मैं हमेशा काउंट तो करूंगा ना उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अदरवाइज प्रोग्राम का मतलब जाया हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि वो वक्त तो निकल गया है जहाँ पर लोग जो है ना, वो मुल्क को डिफॉल्ट कर रहे थे, गाली दे रहे थे, और हम लंबी लंबी तकरीर करते थे 40,000 रुपए की। एक बात है कि बता दो देनी चाहिए ना कि भाई देखो, रिस्क आपका आप हाई हो गया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने ये पैसा मजीद लगाना भी है उस पर। अगर वो स्टॉक पर्टिकुलर कंपनी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइस एक्शन या मतलब स्टॉक के अंदर उसकी प्राइस पे आप पैसा नहीं लगा रहे, लेकिन अगर आप प्राइस आपको अभी 400 की मिल रही है और आपको अभी अच्छा लग रहा है, और खुदा ना खास्ता वो 250 रुपये हो गया, तभी आपको अच्छा लगना चाहिए, कंपनी आपको अच्छी लगनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट का रूल है कि आपने कंपनी को लेना है और छोड़ते रहना है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अटक पेट्रोलियम। तो ये टोटल कंपनी, अच्छा आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में किसी कंपनी को कवर करें, क्योंकि ट्यूसडे को मुझे याद है वन जैप ईएमआई सर्विस सिस्टम्स की खबर आई थी कि उसकी सब्सिडरी ने वो वन जैप के नाम से वो ईएमआई सर्विसेज जो स्टार्ट करी है, और उस खबर के बाद सिस्टम से बड़ा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उससे पहले सिस्टम जो है काफी डल परफॉर्मेंस में था। तो अभी कोई सिस्टम्स का आप कोई फ्यूचर देख रहे हैं कि अब यहाँ से सिस्टम्स वुड बी प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छी रैली दे सकते हैं? दे सकता है वो 480 और 478 के स्टॉप लॉस के बाद, ओ सॉरी, ब्रेकआउट के बाद मैंने भी कॉल दी थी।
और लेकिन वो 570 तक तो गया भी, और कॉल हमने अचीव की हम्म। इस तरह से कि वो हमारे पास रही। लेकिन हमारे जो क्लाइंट हैं ज़्यादातर, उनका फीडबैक जब आया तो हमने वो हटा दी अपनी लिस्ट से। उन्होंने बोला महंगी बहुत है, हर कोई उसमें काम नहीं कर पाता, तो उसके लिए हटानी पड़ी। लेकिन मैं उसको ब्रेकआउट पे देख रहा हूँ अप ट्रेंड। अपना। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस वक्त दो ही स्टॉक्स जो है ना, अभी तक अप ट्रेंड में, एक तो ये आपका एयरलिंक है जो अप ट्रेंड में ही है अभी तक, वो साइडवेज में चला बिल्कुल। गया है। और एक अब आया है सिस्टम्स लिमिटेड। और दो जो स्टॉक अप ट्रेंड में, इसके अलावा छोटों में एक सिमेट्री है, सिमेट्री। और अब जो आया है वो टेली आ गया है। एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हाँ, है तो थोड़ा धोखेबाज शेयर, लेकिन अभी थोड़ा अप ट्रेंड में है। तो बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकता ना, थोड़ा सा वेट एंड वॉच है उसके, फिर असल में फाइनेंस असल में कॉस्ट नीचे आना, जी, टीएफसीज ये वो। जो फंडामेंटली स्ट्रांग है ना वो तो सिस्टम्स है, सिमेट्री है, एयर लिंक है। ये ऑन इन इन द बुक्स वाइज जो है वो अच्छे हैं। इवन थोड़ा नेट शॉर्ट भी हम कह सकते हैं। ऑक्टोपस बहुत वोलेटाइल है, रिजल्ट खराब हैं, पास किए हैं, और पता नहीं कब परफॉर्म करेगा। एवेंसियन हालांकि वो कभी हमारी गुड बुक्स में हुआ करता था, लेकिन फिलहाल मैं कहता हूँ अगर अगर अच्छी बुक्स है किसी की, या अच्छा पोटेंशियल है, तो सिस्टम्स में और एयरलिंक, इन दो पे ज़्यादा एयरलिंक। देना चाहिए। ठीक है। चल भाई, टॉमसल के 30 मिलियन राइट शेयर्स की अनाउंसमेंट हुई, उसका कोई खास रिजल्ट नहीं था, कोई खास मूवमेंट नहीं थी, तो ये कंपनी को किस तरह इम्पैक्ट करेगा ये जो 30 मिलियन राइट शेयर्स की अनाउंसमेंट है? तो वक्ती तौर पे तो डाउन ट्रेड हो जाएगा ये, अगर इसने ये अपना लेवल तोड़ दिया 34 का, नीचे ट्रेड होना शुरू किया, लो दिन दे दी, तो फिर वहां से वो देखो 27 रुपये पे ट्रेड होगा ये। 10 रुपये फेस वैल्यू, और 17 रुपये, तो 27 रुपये तो चाहिए इसको। अब 27 को प्रीमियम ट्रेड, प्रीमियम है बिल्कुल। जी, तो 27 रुपये को मेंटेन करने के लिए 30, 31, 32 यहाँ ट्रेड हो सकता है। और थोड़ा टाइम, क्योंकि ये कैश फ्लो शॉर्टेज है, नजर आ रहा है बाकायदा, कंपनी जो है वो फंड रेज कर रही है। इट मीन्स कि कंपनी की हालत अभी सही नहीं है, इवन दो कि बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा भी ये थोड़ा एक्सपोर्ट टाइम ओरिएंटेड लगेगा। भी है। हाँ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन जो जिस तरह के सेल्स है ना, उस तरह की परफॉर्मेंस मार्केट में उसकी नहीं है। जिस तरह नहीं अप है। ट्रेंड हो गया था 42 के अबव, 49, 47 तक गया था, और अब वही स्टॉक 34 रुपये का इतनी बुलिश मार्केट में, इसका मतलब कंपनी की हालत सही नहीं। अनटिल एंड अनलेस कि वो वापस 43, 44 के ऊपर, या 38 के ऊपर उन्हें ट्रेड कंटिन्यूस ट्रेड करे, फिर देखेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा साइड दूर रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा सुन भाई, हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक इकोनॉमी का रिकवरी देखी जा रही है, आई से, राइट, जिसकी वजह से हमारे कॉन्फिडेंस भी है, आईएमएफ के साथ जुड़ना, इकोनॉमिक प्लान पर आना, अ, इन सब चीजों से ही मार्केट में और इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। मंडे को एक न्यूज आती है फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से, मैंने कहा थोड़ा सा न्यूज को भी टच करूं जो आई थिंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होगी। और उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और रियल स्टेट के ऊपर हम टैक्सेस लगाएंगे, और जो भी ऑर्डिनेंस आएगा, और वो जरूरी भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और खबर आती है जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे जो अ, और उसमें जो मंडे को खबर आई थी उसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बातें थी और सब चीजें कवर की गई। लेकिन उसके बाद आया कि जो हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसके लिए कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। तो आपको लगता है अगर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे और रेवेन्यू शॉर्टफॉल को कंसिडरिंग जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस हैं उसी के साथ कवर किया जाएगा, तो ये क्या एक फिजिबल प्लान होगा? कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा इससे? देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो इकोनॉमी खुल जाती है। जब इकोनॉमी खुलती है तो फिर आपका वॉल्यूम बढ़ता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो टैक्स जनरेट होता है। तो जो चला रहे हैं इकोनॉमी को, उनको पता है कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो दुनिया भर में कम हो रही है, ट्रेंड है ना। आप तो खुद तो अपना कुछ कर नहीं सकते, आईएमएफ जब तक आपको अलाउ नहीं करे, फिर आपका इन्फ्लेशन और मतलब आप इन्फ्लेशन कम हो, नंबर्स उसके गिरे हैं, और थोड़ा सा मामला स्लो डाउन की तरफ भी जा रहा है दुनिया में, या जा रहा था। लेकिन हमारे मुल्क की अपनी आबादी इतनी है कि वो काफ़ी कवर हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो जब इकोनॉमी आपकी खुलती है ना, तो वो जो देख रहे होते हैं, चला रहे होते हैं इकोनॉमी, उनको पता होता है कि यार अभी फिलहाल वक्ती तौर पे कोई इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, एटलीस्ट कम से कम आने वाले 6 महीने साल तक। और रिसोर्सेज जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन फ्लोज हो, तमाम चीज़ें, रेमिटेंसेज हैं, इंपोर्ट कवर है आपकी, एक्सपोर्ट हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी रैली बढ़ रही है, या ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, इवन तो कि पूरी दुनिया में कहीं जंग का माहौल है, कहीं रिसेशन का हम्म। माहौल है। तो जब इकोनॉमी खुल जाती है आपकी, तो वो फिर टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। हो रहा तो इसलिए इसलिए कोई मखसूस तबका जो चल रहा हो, और इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, या इंटरेस्ट से बढ़े हुए हो,
और आपको किसी पर्टिकुलर जगह को टारगेट करना पड़े तो वो सूरत हाल नहीं है। इसलिए हम्म, वो कर लेंगे सब चीज़ें, नए वेन्यूज भी आते हैं, जब इकोनॉमी खुलती है ना तो नए वेन्यूज जनरेट होते हैं। अभी देखो ना, जैसे कि BF बायो आया, पैसा रेज हुआ, वो कंपनी डबल भी हो गई। बिल्कुल। अगर आप सिनारियो आज से 2 साल पहले लाते तो वो 77 की जगह 37 हो जाता। हम्म, फर्क है ना, तो मुझे इसलिए इसके डबल से मुझे वो ऑक्टोपस याद आ गया, जब ऑक्टोपस की बुक बिल्डिंग हुई थी 40 से 80 का, उससे भी सुपर तय कर लिया था। तो बिल्कुल बीएफ बायोसाइंसेज का डबल देख और के इसी मुझे तरह है वो ना इसी तरह है ना कि जैसे अगर ये पैसा है तो ये पैसा अब इकोनॉमी में रोल तो होगा ना। अगर स्टॉक मार्केट बढ़ रही है और लोगों को पैसा बच रहा है तो वो पैसा इकोनॉमी में जाएगा ना। हम्म, गाड़ियाँ बिकेंगी, लोग फाइलर होंगे बिल्कुल। अपने आप को, फिर मोबाइल बिकेंगे, जो भी होगा तो पैसा अगर कहीं बनाएगा, प्रॉपर्टी किसी एयरलिंक ऊपर बनाएगा, आएगा। क्रिप्टो बनाएगा, हाँ, वो लोग फोन खरीदेंगे तो ये लेके ऊपर आएगा, एयरलिंक गाड़ियाँ ऊपर खरीदेंगे, आएगा। गंदारा लोग सालगार ऊपर ऊपर आएगा। आएगा, गंधारा है, बिल्कुल। तो यहाँ से अच्छा, अगर लोग पैसा बना रहे हैं तो ये पैसा इवेंचुअली जाना तो इकोनॉमी में ही है। टॉमी भाई। सुहेल भाई, अच्छा, मैं व्यूअर्स को पहले मैं सुहेल भाई से सवाल लूं पब्लिक के। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हम आपके सवाल लेंगे शो में, तो जिन लोगों ने कमेंट किया उनके सवाल मेरे पास रखे हुए हैं, मैं अभी सुहेल भाई से पूछूंगा भी। और आप लोग इस वीडियो को भी जब देखें, इस शो को भी देखें, तो अपने कमेंट्स, अपने सवाल जरूर डालिएगा, तो हम इसको शो में लेते रहेंगे। अच्छा सुहेल भाई, पहला सवाल ये पब्लिक की तरफ से कि मारी के शेयर्स जो है वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुए। अच्छा, मारी के ऊपर ना दो सवाल है कि एक बंदे ने कहा हुआ है कि मैं मारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकता हूँ, और एक ने पूछा है कि मारी के शेयर्स अभी तक क्रेडिट नहीं हुए डिस्पाइट वो क्या कहते हैं टैक्सेस वगैरह के बाद भी। तो वो मारी के शेयर्स अभी तक क्रेडिट क्यों नहीं हुए, ये क्या चक्कर है? ये वो तो कंपनी जाने और शेयर होल्डर जाने, किसी के हो गए हैं तो किसी के नहीं हुए। अब वो किस लिए नहीं हुआ, हालांकि उस रेट से भी ऊपर है, तो क्यों वो फ्रीज सब। हैं, अनफ्रीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, वो तो आपको रजिस्ट्रार बताएगा कंपनी का, क्योंकि हर बंदे का, हर इंडिविजुअल शेयर होल्डर का तो मैं तो नहीं बता सकता, नहीं लेकिन था। कंपनी वाले जवाब दे रहे हैं, रजिस्ट्रार। दूसरा आपने बोला लॉन्ग टर्म, देखो लॉन्ग टर्म का मतलब है 2 3 4 5 साल से ऊपर वाली कहानी। अगर सवाल का मतलब लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन अगर कोई कल आ जाएगा पूछने दोबारा कि मारी का क्या होगा, इट मीन्स कि वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में मारी बिल्कुल इस वक्त थोड़ा सा बुलिश हुआ हुआ है डे चैनल पे, और थोड़ा बहुत उसके अंदर एक जान भी आई है, 450 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। लेकिन क्योंकि रिसर्च हाउस टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, लेकिन फंडामेंटली बहुत से रिसर्च हाउस जो है ना उसको कवर नहीं कर पा रहे, मतलब जो उसकी कवरेज दे रहे हैं वो नीचे दे रहे हैं। कोई 450 कह रहा है, कोई 425 कह रहा है, तो नेक्स्ट ईयर के टारगेट 486 दे रहा है। इसीलिए अभी रिसेंटली उसने 470 75 हाई मारा, उसके बाद वो रिपोर्ट जब आई उसके बाद वो थोड़ा ठंडा हो गया। तो लॉन्ग टर्म के अंदर तो सही है, क्योंकि उसे अपना पे आउट है, एक कंपनी डिविडेंड देती है, इन टर्म्स ऑफ पे आउट परफेक्ट है। फिर इसका जो बिजनेस है वो अपने 10 अरब रुपए क्लाउड कंपाउंडिंग में, कंप्यूटिंग वगैरह में भी लगा दिया है। कंप्यूटिंग में। फिर उसकी 17 साल की ड्रिलिंग की भी कंटिन्यूटी हो गई है, तो तमाम चीज़ें सही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इवन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि माड़ी एक मजबूत शेयर है, हर आदमी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सुहेल भाई, जैसे अभी अब हमारी पूरी डिस्कशन में बात हो रही थी कि लोग भी इस बुलिश रन में आए हैं, अकाउंट्स भी खुले हैं, लोगों ने इन्वेस्ट भी किया, इसलिए ये बताना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, किस तरह। इसी के मुतालिक एक सवाल भी है कि जो नया ट्रेडर है वो इतने बुलिश ट्रेंड को अक्टूबर में भी देख रहे हैं, नवंबर में भी देख रहे हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बुलिश ट्रेंड कब तक चलेगा? ये एक सवाल है, तो मैंने कहा ये भी आपके सामने रख दूं। देखो ये ना, ये बात जब हम कभी चार्ट्स खोल के देखते हैं तो एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, या फिर हम बचपन से ही कारोबार में रहे हैं और हमें उस मेंटेलिटी का नहीं पता जो जॉब करता हूँ, तो इसलिए मैं अगर चार्ट खोलता हूँ ना कभी भी, चाहे वो आप क्रिप्टो की एग्जाम्पल ले लें या क्रूड ऑयल की एग्जाम्पल ले लें, 123 पे भी था, 25 पे भी था क्रूड ऑयल, और आज वो मेरे से शायद 60s में ट्रेड हो। हम्म, अभी थोड़ा सा तो ऊपर आया था, बट यस। 123 में भी लोग ट्रेड कर रहे थे। अच्छा, और अगर अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं, तो शेल जो है किसी जमाने में था 400 500 भी होता था शेल, और अटक पेट्रोलियम 700 था 2016 में 17 में आई थिंक, और आज जो है अटक पेट्रोलियम 444 है। तो उस वक्त जो प्राइस होता है ना, वो उसका हिस्ट्री मायने नहीं रखती। उसकी हिस्ट्री आपको याद नहीं रखना पड़ता कि यार मैं जब काम कर रहा हूँ, या पहले तो ये 10 रुपये था, ये मैं पहले बता चुका हूँ प्रोग्राम शुरू में भी, कि आप काम जब कर रहे हो तो उस वक्त आप हिस्ट्री को, प्राइस को फॉलो करने के लिए तो देखोगे कि हिस्टोरिकल डेटा क्या था, उस हिसाब से आप प्राइस फॉलो करने के लिए तो जब जाओगे, लेकिन आप उसको, उसके फियर को नहीं बिठा दोगे कि हम्म, यार ये तो पहले 5 रुपये था आज 500 रुपये।
या पहले 5,000 रुपये था, आज 500 रुपये। तो मैं जब बिजनेस करता हूँ या मैं जब किसी चीज को देखूंगा तो मैं रिस्क मैनेजमेंट को देखूंगा। सिंपल, सिंपल है, कोई इसके अंदर आए बाएं शाए नहीं है। एक स्टॉक लिया आपने और उसके लिए स्विंग पेगा, और मैं समझता हूँ स्विंग इज मच बेटर देन डे ट्रेडिंग। स्विंग में बहुत पैसा बचता है, बहुत बार बार ट्रेड नहीं करनी पड़ती, कमीशन कम जाती है, बड़ा अच्छा डिफरेंस मिल जाता है। और आपकी वाली बात, लेस ट्रेड मोर प्रॉफिट। हाँ, और लंबा प्रॉफिट मिलता है। ये जो लंबे प्रॉफिट है ना, जैसे साजगार के हैं, एटीआरएल के हैं, पीएसओ के हैं, बड़ी बड़ी स्विंग के हैं, बहुत अच्छी स्विंग जो हमें मिली अभी तक की, जो हमारी सक्सेसफुल फास्टेस्ट है, वो फ्लाइंग सीमेंट है। और हमें कह सकते हैं कि इन इन अ वे सुई सदर्न भी है एक, जिसको हमने टारगेट अचीव किया। या बहुत तेज हमें जो चीजें लगी जिसके अंदर हमें कह सकते हैं ना, बहुत तेज लगी, जिसको हमने कवर कर रहे थे, वो एजीपी है। तो इस तरह के जो तेज स्विंग है, वो पैसा डबल जो इसमें हो सकता है, चांस है। या अटक रिफाइनरी है या पीएसओ है, कोई लगी, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक तो लंबी स्विंग मिल जाती है, बहुत बड़ा पैसा मिल जाता है, और इसके अंदर आपको बार बार ये नहीं करना पड़ता कि चलो बेच रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, बेच रहे हो, ले रहे हो, बेच रहे हो। टटा वॉज गुड, वेरी गुड फॉर स्विंग उनकी। दूसरा ये कि अगर मैं स्विंग ले रहा हूँ तो मैं स्टॉप लॉस अपना डिफाइन जरूर करूंगा, भाई मेरा ये सर्टन स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस पे आएगा, या तो हिट होगा, सिस्टम में लगा हुआ, या मैं मारूंगा, बस इतना जरूर है। अब उस रूल को अच्छी तरह फॉलो करने के लिए टेक्निकली वो आइटम की एंट्री पॉइंट आपको सही डिफाइन होना चाहिए, अदरवाइज आप मार कर सकते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट। मतलब पहले आप एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को डिफाइन कर लोगे, पहले ट्रेड सेटअप बना लोगे, उस ट्रेड सेटअप में आपका स्टॉप लॉस। अब तीन चीजें जब हम कॉल दे रहे होते हैं, तो हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपने चार्ट्स के जरिए, फॉर एग्जांपल मैं अभी एक ट्रेडिंग शेयर करा दूँ ताकि लोग समझ पाए। मैं शेयर की तरफ जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब ये सामने ना मीज़ान का एक चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, डे पे। और ये जो ये चैनल ड्रॉ हुआ है, देखें, ये बिल्कुल चैनल पीछे से चलता हुआ आ रहा है, और इस चैनल को यहाँ पर जाके एक ऑनर किया है मीज़ान बैंक। और मीज़ान तो बैंक ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसने जब थोड़ा सा ड्रिल किया, फिर वापस इसी चैनल में आया। अब इसी चैनल को अगर हम थोड़ा सा समझते हुए इसको सपोर्ट में अगर ले आए हम यहाँ पर, ये पूरी सपोर्ट बन रही है यहाँ पर, ठीक है, डिफाइन हो रही है सपोर्ट 227 की फिलहाल। और इस चैनल की रेजिस्टेंस जो है, जहाँ पर हमने ये एक देखा कि भाई चैनल के अंदर वापस आया है, तो 236 रुपये बन रही है। अब ये 236 के एरिया को क्रॉस करता है, और इस वक्त क्लोजिंग है 35 रुपये, ठीक है। 236 के एरिया को क्लोजिंग अगर क्लोज करता है ये, तो आप फिर लॉन्ग टारगेट जा सकते हैं 280 रुपये के लिए। यहाँ पर देखिए चैनल टॉप चैनल दो सौ टॉप। अस्सी अब मुझे क्या करना है, इस 227 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक। बिल्कुल और ठीक। मुझे एंट्री मारनी है 36 रुपये के बाद फॉर द टारगेट ऑफ 274। अब इसके बीच में आप छोटे छोटे टारगेट भी ले सकते हैं, कि पहला ये टारगेट हो सकता है 248 रुपये, दूसरा ये टारगेट हो सकता है 265 रुपये, फिर इवेंचुअली 280। अगर ये ना हुआ और आपकी ट्रेड नीचे जाना शुरू करती है, तो आपका जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है, वो 227 की जो सपोर्ट आपने बनाई है, उसके नीचे होनी चाहिए। इसके नीचे होना ये पूरा क्लियर ट्रेडिंग सेटअप, चाहिए। ठीक है। जबरदस्त। बिल्कुल ठीक अब है। किसी भी जगह पे चार्ट्स पे जाके इस तरह की फॉर्मेशन आपने देखी होगी, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। देन अगेन वही वाली बात है कि आपने अपनी, जब चार्ट ड्रॉ कर ले तो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस और आपका चैनल Yeah, टॉप बॉटम डिफाइन हो जाता है। तो सब आपको कुछ हो। पता होता है कि आपने एग्जिट कितने परसेंटेज पे करनी है। आपका बिल्कुल रिस्क बिल्कुल। रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी डिफाइन हो जाता है। तो सुहेल भाई, कुछ लास्ट सवाल लेते हैं जो हमारे व्यूअर्स ने हमारी वीडियो पे कमेंट किए थे। एक तो सवाल है कि फौजी सिमेट 50+ हो सकता है कि उसके उसके क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, अच्छे हैं, तो 50+ देखो, फौजी मैं सिमेट। आपको बताऊं सीमेंट सेक्टर के अंदर पोटेंशियल कितना बाकी है, कि फौजी सीमेंट के जो, असल में आपको थोड़ा ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि हर चीज प्राइस इन होती है। इसका मतलब समर के अंदर जो सेल हुई है, या फिर जो कोल प्राइसेस गिरे हुए हैं, या इंटरेस्ट रेट गिरे हुए हैं, तमाम का प्राइस फैक्टर इन हो चुका है सब कुछ। अब अगली रैली सिक्लिकल होते हैं ना, साल में दो बड़ी रैली बनाते हैं, और इसके अंदर अभी पोटेंशियल तो जरूर है, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई साइडवेज वाले मामला या गिरावट वाले मामला नजर आए। फौजी सीमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट, अर्निंग के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और इस वक्त के टारगेट के हिसाब से मैंने अपना भी टारगेट लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग स्विंग के लिए 50+ दिया हुआ है। तो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठट्ठा सीमेंट, क्योंकि इसकी जो अर्निंग्स है और जो फ्री फ्लोट है, उसकी वॉलिटिलिटी है,
मुझे लगता है कि इसके अंदर भी पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो अगर जब आपको प्रोबेबली 150 की रीटेस्टिंग में, 125 की रीटेस्टिंग करने अगर आए, कभी मिले थोड़ी सी शार्प डिक्लाइन में, तो दो एरियाज है इसके बाइंग करने के, एक 125 है और एक 106 है, 106 बिल्कुल रुपये। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सीमेंट सेक्टर में मैं बता सकता हूँ वो है, एक गरीब वाल सीमेंट बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको ये अराउंड 38, 37, 36 मिले, तो इसको भी आप थोड़ा लॉन्ग टारगेट के लिए ट्राई कर सकते हैं। फ्लाइंग सीमेंट के अंदर मुझे लगता है कि पोटेंशियल मौजूद है, जो उसकी सेल्स है नंबर वो बड़े ज़बरदस्त हैं, उसको देखना चाहिए। चिराग ऑलरेडी टॉप मार चुका है, अटक सीमेंट टॉप मार चुका है। इसके अलावा जो सीमेंट में बाकी मुझे लगता है कि इतना, एक कहते हैं ना कि ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा भी आप नहीं कर सकते, बेस्ट वे फॉर द इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टर्स। और कोहार्ट सीमेंट, क्योंकि इसके अंदर स्टोरी है, बाईबैक है, बहुत सारी चीजें हैं। एंड ऑफ कोर्स के हमारा लकी सीमेंट, एक बड़ी कंपनी। तो आप ये देख लें कि इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट वे सीमेंट, कोहार्ट सीमेंट एंड लकी सीमेंट, ये एक बेहतर पोटेंशियल इसमें साथ हो सकता है। अच्छा, बाकी मुझे लगता है कि अगर ट्रेडिंग के हिसाब से या कोई स्विंग के हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको प्राइस गेन मोमेंटम मिले, तो एक पाइनियर सीमेंट है, एक गरीबवाल है, एक फ्लाइंग है, और दूसरा चौथा फौजी सीमेंट है। ये जी, जी, चार पांच छह सात स्टॉक है, तकरीबन फंडामेंटली सब स्ट्रॉन्ग। सही। एक और सवाल है, सिटी फार्मा जो है वो कहाँ तक जाएगा लॉन्ग टर्म में भी, अगर आप देखें या शॉर्ट टर्म टारगेट्स में भी देखें, तो सिटी फार्मा का क्या टारगेट निकल कर आता है? हाँ, हमने अभी बात की है फार्मा, मुझे लगता है फार्मा भी पोटेंशियल है। मैं फार्मा के बारे में आपको दोबारा बता देता हूँ। फार्मा में जो अभी भी कुछ इसके अंदर कुछ ऐसी मतलब जान है, या हो सकती है अभी भी, क्योंकि अभी तो वैसे सारा रस तो निकल गया है तकरीबन तकरीबन, मोटा मोटा। अब सारी बची बुची वो खुरचन रह गई है। वो सिटी फार्मा चढ़ के पूरी करेगा। अच्छा, सर्ल के बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ, हालांकि मेरी ट्रेड कॉल में है और ये नीचे है बाइंग प्राइस से। जब ये एक टारगेट उसने अचीव कर लिया था, पहले हम 84 का टारगेट था, 86 का था, फिर उसके बाद अगला टारगेट बनता था, लेकिन उसको सस्टेन नहीं किया। और यही होता है, लेवल बाय लेवल होता है, लोगों को शायद पता नहीं है। तो एजीपी में अभी भी मैं स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये ठीक वापस है, अगर 150, 147, शायद मैंने पहले पिछले हफ्ते भी आपको यही रेट बताया दिए था। थे, और वहाँ इसलिए आया मैंने भी आपसे था। पूछा था कि फार्मास्यूटिकल, बिल्कुल। और फिरोज में भी जगह मौजूद है, 100, 150 भी मुझे लगता है जगह मौजूद है। फिरोज के अंदर पोटेंशियल है पूरा। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 323 से नीचे हुआ, क्योंकि वही ब्रेकआउट था। तो 318 का स्टॉप लॉस लगा के एक लंबी स्विंग के लिए अभी भी जा सकते हैं। अब क्योंकि थोड़ा प्राइस बढ़ गए हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। सिटी फार्मा में समझता हूँ 65 रुपये, 60 रुपये ये अचीव कर सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है पूरा। यहाँ जो सही। तंग कर रहा है इस एरिया को, वो एक्यूमुलेशन एरिया है, कंसिडरिंग कि आपको स्टॉप लॉस इसका भी डिफाइन करना पड़ेगा, वही 43 से नीचे का। ठीक। इसी इसके अलावा बड़ी आइटमें बहुत बढ़ चुकी हैं, और सरले को भी नज़र में रखना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। फिलहाल जो है वो 80 80 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है। एक लास्ट सवाल है कि ये थोड़ा सा कंपनी से डिफरेंट है। सवाल आया है कि जो डायरेक्टर्स ह्यूज क्वांटिटी बेचते हैं, तो उससे क्या शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल 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 आता है। आपको लाजमी देखना चाहिए कि जो नोटिस आते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन में, कि वो कौन सा डायरेक्टर बेच रहा है और कौन सा डायरेक्टर ले रहा है, और क्वांटिटी मैटर करती है। मतलब छोटी छोटी तो जरूरतमंद है कि डायरेक्टर ने 500 शेयर बेचे, 5000 बेचे, वो साइज मैटर करता है ना, फिर वो मैटर नहीं करती छोटी क्वांटिटी। हाँ, लेकिन अगर एयरलिंक अगर 75 लाख शेयर बेच रहा है, लाख शेयर से। और इमेज वाला 20 लाख शेयर ले रहा है, या फिर फ्लाइंग सीमेंट वाला ले रहा है, या फिर सेल्यूलो टेक्सटाइल है, उरूज, तो बहुत सारी कंपनीज के अगर जो आती है मतलब इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर ये डिस्क्लोज किया जाता है कि भाई यहाँ कंपनी ने माल लिया है एक्स्ट्रा डायरेक्टर्स ने, या माल बेचा है मार्केट, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बड़ी थैंक यू सो मच क्वांटिटी। सोहेल साहब। थैंक यू सो मच सोहेल साहब। हमने कोशिश की कंपनीज को डिस्कस करें, टारगेट प्राइसेस निकाले। पिछला भी हमने आपकी परफॉर्मेंस तो रिव्यू कर ही ली, और न्यूज़ पे भी कुछ कोशिश की थी कि नजर आने। एंड मेरी हाँ, रिक्वेस्ट अपने सुनने वालों से ये है
कि जिस तरह आप लोगों ने पिछली वीडियो पे प्यार दिखाया, कमेंट्स किए, तो आप इस वीडियो पे भी कमेंट्स कीजिएगा, अपने सवाल डालिएगा और मेरी कोशिश ये होगी कि हम उन सवालों के जैसे मैंने अभी लिए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई कंपनी, हम जो स्टॉकिफाई की टीम है वो शरिया कंप्लाइंट शेयर्स को कवर करती है, तो कोशिश करें आप, आपकी लिस्ट में अगर कोई ऐसा शेयर है, कोई ऐसी सवाल है, जैसे अभी डायरेक्टर के सवाल आया, कोई भी शेयर्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह शो में लेंगे। थैंक यू सो मच सोहेल साहब वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग द शो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।